हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट मंत्रा में। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम से जुड़ते हैं और अपने डेटा का आदान प्रदान करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि यहाँ पे आप परिभाषा के रूप में देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी माध्यम जैसे तार या वायरलेस के जरिए जोड़ा जाता है ताकि वे सूचनाओं, डेटा या संसाधनों का आदान प्रदान कर सके, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क प्यारे बच्चों। अच्छा, इसमें बात करेंगे कि माध्यम कौन कौन से होते हैं जुड़ने के लिए। तो इसमें हम कंप्यूटर को आपस में ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वायरलेस लिंक जैसे वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क करने का, संचार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपस में कई सारे कंप्यूटर या नेटवर्क जो है नेटवर्क के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट कर पाए। जैसे ईमेल भेजना हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हुआ, फाइल शेयरिंग करना हुआ, तो ये सारे काम वो आपस में कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 4 एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। यहाँ पे मेन जो बात करना है कि संचार के 4 मुख्य तत्व होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। जैसे इसमें सबसे पहला है हमारा प्रेषक, जिसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। वह डिवाइस जो मैसेज या डेटा को भेजता है उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। माध्यम की बात करेंगे तो वह रास्ता जिससे डेटा गुजरता है, जैसे केबल या हवा। तीसरा हमारा है रिसीवर। रिसीवर का काम क्या होता है, वह डिवाइस जो भेजे गए डेटा को स्वीकार करता है, यानी कि सेंडर जिस चीज को भेजता है किसी माध्यम के थ्रू, ये हमारा मीडियम हो जाएगा, देन ये हमारा रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा, ये रिसीव करने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोटोकॉल। अब ये जो माध्यम होता है, मतलब जो ये संचार होता है, वो किसी एक नियम के माध्यम से होता है। नियम होता है यानी कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं माध्यम करने के। तो यह डिजिटल संचार के नियम होते हैं, इनके बिना दो डिवाइस आपस में बात नहीं करते हैं, इनको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये 4 चीजें आपको डेटा ट्रांसफर के दौरान याद रखना है, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड आपका प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क क्या क्या है। ठीक, तो इनके अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है सर्वर। यह नेटवर्क का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। अगर इनके कार्य की बात करें तो यह अन्य कंप्यूटरों को डेटा, सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। होस्ट जो होता है, इंटरनेट पे सर्वर को अक्सर होस्ट कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि सर्वर को हम लोग होस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपोनेंट में क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है, तो नेटवर्क में सर्वर के अलावा जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। यह सर्वर से जानकारी या सेवा के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये रिक्वेस्ट करेंगे तब सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया की। तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाले तारों या चैनल को माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या इंफ्रारेड आदि, ये सारे हमारे क्या है, माध्यम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनआईसी, जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। यह एक हार्डवेयर कार्ड होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा होता है। इसके बिना कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता या डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, चलिए, तो एनआईसी हमारा एक, जैसे हम लोग आज के डेट में इंटरनेट यूज करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड लगा होता है जो नेटवर्क को रिसीव करने का काम करता है। यहाँ डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है ताकि ये डेटा को भेज सके और उसे प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओएस। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नेटवर्क में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, एक हमारा लोकल ओएस चलता है और दूसरा हमारा नेटवर्क ओएस चलता है। तो लोकल ओएस की बात करेंगे तो जैसे विंडो है, लाइनेक्स है, जो व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर्स को मैनेज का काम करती है। और अगर हम नेटवर्क ओएस की बात करें तो यह सर्वर का काम करती है और नेटवर्क के ट्रैफिक और सुरक्षा को संभालने का काम करती है। मतलब आपस में सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इसी सर्वर से जुड़े होते हैं और इसी से इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क में बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि नेटवर्क को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला हमारा आता है पैन, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये किस तरह का नेटवर्क होता है? चलिए, यह छोटा और व्यक्तिगत नेटवर्क है जो आमतौर पर एक व्यक्ति के उपयोग के लिए ही बनाया जाता है और इसकी जो दूरी होती है लगभग 10 मीटर के रेंज में ये काम करती है। इसमें मुख्य रूप से ब्लूटूथ और इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि पर्सनल एरिया नेटवर्क में किस तरह के माध्यम का यूज किया जाता है, किस तरह की तकनीकी का यूज किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि ब्लूटूथ और इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे हम बात करते हैं कि स्मार्टफोन को वायरलेस हेडफोन से जोड़ना, ठीक है, स्मार्ट वॉच को फोन से कनेक्ट करना या वायरलेस माउस या कीबोर्ड का उपयोग करना, ये सारे हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। यह बहुत ही सुरक्षित और व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैन की, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लोकल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे तो यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक कमरे में, ऑफिस में, घर या स्कूल की लैब में फैला होता है। मतलब एक कमरे के अंदर ये काम करता है। आप बात कर सकते हैं एक बिल्डिंग के अंदर भी ये काम कर सकता है, ऊपर नीचे, जैसे अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है तो वहां भी आप लैन का यूज कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक होती है। आमतौर पे इसकी हम जो बात करते हैं तो हमेशा एक बिल्डिंग के अंदर ही इसका एरिया, भौगोलिक एरिया सीमित होता है। उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो कंप्यूटर जो होता है, लैब हमारा स्कूल के अंदर है, किसी ऑफिस के सभी कंप्यूटर्स एक प्रिंटर से जुड़े होते हैं। जैसे सारे ऑफिस में अगर मान लीजिए 10 कंप्यूटर है तो वो 10 के 10 कंप्यूटर क्या होता है, प्रिंटर से अटैच होते हैं। तो वो कौन से किस तरीके से अटैच होते हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क में ही अटैच होते हैं। इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है बहुत अधिक होती है और इसमें जो एरर की बात होती है वो बहुत कम होती है। चलिए, इस तरह का आर्किटेक्चर होता है जिसे स्विच और हब से ये कनेक्टेड होते हैं और बाकी ये वाईफाई लग जाता है तो एक ही घर में ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। चलिए, तीसरा हमारा आता है मैन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। जब कई सारे लैन नेटवर्क मिलकर एक पूरे शहर को कवर करते हैं तो उसे हम मैन कहते हैं। मल्टीपल लैंस जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम लोग मैन कहते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है, मतलब एक पूरा शहर को कवर करता है। इसमें जो तकनीक यूज होती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शहर का जो केबल टीवी नेटवर्क होता है या एक ही शहर में स्थित बैंक के सभी जो शाखाएं होती हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो इन्हीं टेक्निक के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो मैन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो यह लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है, यह काफी महंगा होता है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग वैन बोलते हैं। अब ये जो पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो देश, महाद्वीपों, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। दूरी की बात करें तो इसके अनलिमिटेड दूरी, हजारों किलोमीटर तक इसकी दूरी का रेंज है। तकनीक की बात करेंगे तो इसमें हमारा सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, फाइबर ऑप्टिकल लिंक्स का उपयोग होता है। उदाहरण जो सबसे मेन है हमारा आज का जो ट्रेंडिंग है वो हमारा है इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट एग्जाम्पल है वैन का, ठीक। चलिए, इसकी गति जो होती है लैन की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि डेटा को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से आपस में जो जितने भी लैन है, यहाँ पे देखिए ये हमारे एक लैन है तो ये आपस में कनेक्टेड है मैन के थ्रू, ठीक। ये अलग लैन है, ये अलग मैन है, ठीक। तो इस तरीके की ये सारे लैन, ये अलग 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 जितने भी लैन है ये आपस में क्या है, किसी तरीके से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, वैन के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम अदर नेटवर्क की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास वायरलेस लैन आ गया, यानी कि डब्ल्यू लैन। तो वायरलेस लैन या तकनीकी बिना तार का उपयोग किए कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ती है। इसमें हम लोग बात करेंगे तो वाईफाई की बात करेंगे। वाईफाई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी होता है। तकनीक का उपयोग किया जाता है। गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें जो यूजर होता है एक निश्चित स्थान पर बंधे रहने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सीमा के भीतर कहीं भी घूमते हुए इंटरनेट चला सकते हैं। ये है डब्ल्यू लैन की खासियत। मतलब आप जैसे कहीं भी आपका रिसीवर है, आपका वाईफाई नेटवर्क है, तो आप पूरे बिल्डिंग में कहीं भी घूम सकते हैं, आप उस रेंज में रहेंगे तो आपका इंटरनेट काम करेगा।
चलिए नेक्स्ट आ जाता है इथरनेट की बात कर लेते हैं। अदर नेटवर्क में हमारा एक इथरनेट आता है। इथरनेट एक प्रोटोकॉल और तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लैन बनाने के लिए किया जाता है। इसका विकास बॉब मेटकॉफ ने 1973 में किया था। ठीक है, इथरनेट का आविष्कार की बात करेंगे तो बॉब मेटकॉफ ने 1973 में किया था। यह तारों जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल के माध्यम से डेटा को भेजने के लिए एक नियम तय करता है। यह आज के समय में दुनिया का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद वायर्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड है इथरनेट के माध्यम से। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे चल के इथरनेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम लोग कैन भी बोलते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि एक विशिष्ट शैक्षणिक या कॉर्पोरेट कैंपस के भीतर फैला हुआ था। एक कैंपस के अंदर ये काम करता है या कई लैन नेटवर्कों को आपस में जोड़ करके बनता है। स्कोप की बात करें तो इसका दायरा लैन से बड़ा लेकिन मैन से छोटा होता है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, बड़े सरकारी हेडक्वार्टर के अंदर, सचिवालय के अंदर, इस तरह के जगहों पे कौन सा यूज होता है? कैन नेटवर्क यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी हेडक्वार्टर के अंदर किस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कैन का इस्तेमाल किया जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूलेशन एंड मॉडेम की। ठीक है, मॉडेम एंड मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है ये मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो नेटवर्क में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए सिग्नल का रूप बदलना पड़ता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए मॉड्यूलेशन और मॉडेम का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो मॉड्यूलेशन होता क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो कंप्यूटर हमेशा देखिए किस पे काम करता है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 पे काम करता है। लेकिन जो हमारी टेलीफोन लाइनें हैं, अगर हम टेलीफोन लाइनों की बात करेंगे, लाइनें हवा केवल जो होता है, मतलब हमारी जो टेलीफोन लाइनें या हवा या वायरलेस जो है वो केवल एनालॉग सिग्नल को ही ले जा सकती है। मतलब एयर जो होता है वो क्या करता है, केवल और केवल एनालॉग सिग्नल को ले जा सकती है। और जबकि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 समझता है। तो ये क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन याद रखिएगा, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में बदलना, सॉरी डिजिटल को एनालॉग में बदलने के काम करती है, वो होता है मॉड्यूलेशन। यह डेटा को लंबी दूरी तक बिना खराब हुए भेजने के लिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। अब जैसे हमारे पास एनालॉग सिग्नल रिसीव हो गया, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रिसीव हो गया, तो जब एनालॉग सिग्नल रिसीवर के पास पहुंचता है तो कंप्यूटर उसे समझ नहीं पाता है। तो अब ये क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिजिटल टू एनालॉग को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल फिर कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। अब बात करते हैं मॉडेम की। तो मॉडेम दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है मॉड्यूलेटर और दूसरा है डीमॉड्यूलेटर, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो मॉडेम का नाम इसके दो मुख्य कार्य जैसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर बना होता है। यहाँ पे एमओ ले लिया जाता है और यहाँ पे डेम ले लिया जाता है, यानी कि हमारा मॉडेम बन जाता है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ती है। इसकी कार्यप्रणाली की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा मॉड्यूलेटर है वो क्या करता है, कंप्यूटर से निकलने वाले जितने भी डिजिटल डेटा है उसको किस में बदलता है, एनालॉग में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। अब जो टेलीफोन लाइन पे हमको रिसीव होता है तो टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलकर ये कंप्यूटर को देता है। तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो यह कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच एक कड़ी यानी कि ब्रिज का काम करती है। और ये जो हम मॉडेम की जो गति होती है वो हमेशा वॉट या वीपीएस यानी कि बिट पर सेकंड में मापा जाता है। ये आप याद रखिएगा, वॉट। ठीक है, वॉट याद रखिएगा कि जो मॉडेम की स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, वॉट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आजकल की अगर हम बात करें तो बिना तारों के डेटा भेजना बहुत ही लोकप्रिय होता है। इसे हम बेतार तकनीक भी कहते हैं।
यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें डिवाइस को जोड़ने के लिए केबल या तारों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डेटा को कैसे भेजा जाता है? रेडियो तरंगों यानी कि रेडियो वेव्स और किसी इंफ्रारेड के माध्यम से डेटा को भेजा जाता है। यह कम दूरी के नेटवर्क स्थापित करने के लिए बेहतरीन होता है, जैसे मोबाइल हॉटस्पॉट या ब्लूटूथ आदि इन सब चीजों के अंदर आते हैं। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीपीएन, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो वीपीएन इंटरनेट का एक सुरक्षित और प्राइवेट रास्ता बनाने की तकनीक होती है। यह सार्वजनिक नेटवर्क जैसे पब्लिक नेटवर्क के बीच उपकरणों के बीच एक सुरक्षित संबंध स्थापित करता है। इसमें सूचना की जो होती है गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोडिंग तकनीक मतलब इंक्रिप्टेड डेटा यहाँ पे जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई और आपका डेटा ना पढ़ सके। तो जो भी डेटा वीपीएन के माध्यम से दूसरे तक जाता है तो वो आपके चीजों को नहीं पढ़ पाएगा, मतलब जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। अच्छा, एक एग्जांपल ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो मोबाइल पे एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है, वीएन एडिटर यूज करते हैं, कैपकट लोग यूज करते हैं, तो उसको चलाने के लिए हमको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो वीपीएन लेकर के हम क्या करते हैं, उस कंट्री के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां से हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, मतलब वहां के सॉफ्टवेयर को हम चला पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रानेट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इंट्रानेट। तो यह एक ऐसी निजी नेटवर्क है जो केवल एक विशेष संस्था या कंपनी के भीतर ही काम करती है। मतलब एक तो इंटरनेट होता है, दूसरा होता है हमारा इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी विशेष संस्था या कंपनी के अंदर ही काम करती है। यह इंटरनेट तकनीक का उपयोग करके बनाया गया एक आंतरिक नेटवर्क है जिसे केवल उस संस्था के कर्मचारी ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका जो इसमें जो रूल्स या टीसीपी आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया जाता है वो एक निजी संस्था के लिए ही बनाया जाता है ताकि वहां के कर्मचारी ही उस चीज को एक्सेस कर पाए। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो संस्था के भीतर डेटा शेयर करना, सूचना का आदान प्रदान करना, कर्मचारियों के बीच सहयोग बढ़ाना, ये सारी चीजों इसका उद्देश्य होता है। यह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इसे फायरवॉल के जरिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति डेटा को चुरा ना पाए या डेटा में प्रवेश ना कर पाए। उदाहरण के तौर पे बात करें तो किसी कंपनी का अपना जो पर्सनल, जहां पे कर्मचारी अपनी अटेंडेंस, सैलरी स्लिप या कंपनी की पॉलिसी देखते हैं, वहां पे ये इंटरनेट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट जो होता है वो वास्तव में इंटरनेट का ही एक एक्सटेंडेड रूप है। इसमें कई बाहरी लोगों का भी सीमित पहुंच दी जाती है। जब हम किसी संस्था के इंट्रानेट के कुछ अधिकृत बाहरी व्यक्तियों जैसे अनऑथोराइज मतलब ऑथोराइज्ड आउटसाइडर जैसे सप्लायर्स, वेंडर, पार्टनर्स या ग्राहकों के लिए खोल दिया जाता है तो उसे हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो बाहरी जो व्यापारिक भागीदारियों के साथ सुरक्षित रूप से जानकारी को साझा करना, इसमें आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित लॉगिन की आवश्यकता होती है। किसी भी बैंक का नेटवर्क जिस बैंक के कर्मचारी तो जो इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ ग्राहक भी अपने खाते की जानकारी देखने के लिए सीमित लॉगिन का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा नेट के अंतर्गत आती हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफरेंसेस की भी बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बात होती है इंटरनेट की, उसके बाद होती है एक्स्ट्रानेट की। तो यहाँ पे अगर हम यूजर्स के करस्पॉन्डिंग चीजों को देखेंगे तो वहां पे पता चलता है कि केवल संस्था के अंदर के जो कर्मचारी यूज कर पाए वहां पे हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? संस्था के कर्मचारी तो यूज करते हैं लेकिन कुछ ऑथराइज्ड पार्टनर या ग्राहक होती हैं उनको भी वो सुविधा जब दे दी जाती है कि आप भी एक्सेस कर लो तो हम उस बोल देते हैं एक्स्ट्रानेट के अंदर आ जाता है। अगर हम एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे अत्यधिक सीमित और निजी होता है इंटरनेट, जबकि ये कुछ सीमित होते हुए भी असीमित क्षमता वाल बना सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कुछ और लोगों को भी हम ये एक्सेस दे देते हैं। तो सीमित लेकिन बाहरी पहुंच थोड़ा सा बहुत संभव होता है, वो हमारा एक्स्ट्रानेट होता है। इसका उद्देश्य जो है वो आंतरिक सूचना साझा करना होता है इंटरनेट का, और इसमें क्या होता है कि व्यापारिक लेन देन के लिए और बाहरी सहयोग भी इससे मिलता रहे, ये सारी चीजों के लिए एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा के तौर पर अगर हम बात करें तो फायरवॉल द्वारा अत्यधिक सुरक्षित होता है हमारा इंटरनेट, और एक्स्ट्रानेट जो होता है उसके लिए हमको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, ये आप उसके हिसाब से ये सुरक्षित होता है, मतलब डेटा भी इंक्रिप्शन फॉर्म में होता है।
इसमें बात करें तो यह एक एकल संस्था का स्वामित्व होता है, मतलब ऑथराइज्ड होता है। यहाँ एक या एक से अधिक संस्था के बीच इसका साझा होता है, शेयरिंग होता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि मॉडेम के प्रकार आपसे पूछ सकता है। तो मॉडेम अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार के मॉडेम होते हैं। एक होता है कंप्यूटर के अंदर लगने वाला और एक होता है हमारा एक्सटर्नल, मतलब कंप्यूटर के बाहर लगने वाला। वॉर्ड रेट की बात करें वर्सेस बिट रेट की बात करें तो वॉर्ड रेट सिग्नल में होने वाले बदलाव की दर होती है, जबकि बिट रेट वास्तविक डेटा ट्रांसफर की दर होती है। ये चीज आप याद रखिएगा, सिग्नल में होने वाले बदलाव की जो दर होती है उसको हम लोग वॉर्ड रेट बोलते हैं, और जो बिट रेट होता है वो वास्तविक डेटा ट्रांसफर की जो दर होती है वो होती है हमारी बिट रेट। फैक्स एंड मॉडेम की बात करेंगे तो एक ऐसे मॉडेम जो कंप्यूटर को फैक्स मशीन की तरह उपयोग करने की सुविधा देता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्स मॉडेम। ठीक है, ये होता मॉडेम ही है पर ये जो सुविधा देता है वो ऐसे फैक्स मशीन की तरह देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हार्डवेयर कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मॉडेम को इनपुट और आउटपुट दोनों श्रेणियों में रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों का काम करता है, इनपुट रिसीव करने का और आउटपुट देने का भी काम करता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों श्रेणियों में रखा ताकि डेटा भेजता भी है और प्राप्त करता है, मतलब रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। तो दोनों का काम जो करता है वो हमारा ये मॉडेम करता है। कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्किंग तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है आरपानेट। ठीक है, आरपानेट का जो पूरा नाम है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो यह विश्व का पहला वैन था, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क था। इसे अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने विकसित किया था और आधुनिक इंटरनेट की न्यू इसी नेटवर्क से पड़ी। आरपानेट से ही हमारा स्टार्ट होता है इंटरनेट। फिर आ जाता है इरनेट। इरनेट को हम लोग बोलते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। यह भारत में विशेष रूप से शिक्षा अनुसंधान मतलब रिसर्च संस्थान को जोड़ने के लिए स्थापित किया गया एक वैन है। ठीक है, यानी कि ईआर नेट भी हमारा एक वैन ही होता है, पर ये हमारा एजुकेशन और रिसर्च नेटवर्क का काम करती है। फिर आता है हम एनआईसी नेट की यानी निक नेट की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स नेटवर्क। यह भारत सरकार का प्रमुख नेटवर्क है। इसका मुख्य कार्य भारत के प्रत्येक जिलों को आपस में जोड़ने का, यानी कि पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत देश के वो आपस में कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो किसके द्वारा? एनआईसी नेट के थ्रू बनाते हैं, ताकि सरकारी सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो सुचारू रूप से हो सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्विफ्ट की। स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट होता है, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क होता है जो दुनिया भर के बैंकों को आपस में जोड़ता है। सुरक्षित लेन देन के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर आपको लेन देन करना है, कहीं ट्रांजेक्शन करना है, पैसे ट्रांसफर, जैसे आपने वेस्टर्न यूनियन का नाम सुना होगा, तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होती है तो ये स्विफ्ट के माध्यम से ही होता है, यानी कि उसमें जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो स्विफ्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट बात करें भारत का पहला कंप्यूटर वायरस। अगर आपसे पूछता है तो भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है वो है हमारा सी ब्रेन। समय और स्थान की बात करेंगे तो यह वर्ष 1988 में पहली बार चेन्नई में देखा गया था। इसका अगर हम नोट यहाँ पे बात करेंगे तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम लोग वायरस बोलते हैं। एग्जाम टिप्स पे याद रखिएगा, ये कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे कंप्यूटर हमेशा क्या करता है? डिजिटल सिग्नल समझता है, और टेलीफोन लाइन क्या समझता है? हमेशा एनालॉग सिग्नल समझता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर कौन सा सिग्नल समझता है? डिजिटल सिग्नल। और अगर हम टेलीफोन लाइन की बात करेंगे तो वो हमेशा एनालॉग सिग्नल। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मॉडेम कहाँ जुड़ता है तो उत्तर होगा टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच जुड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटोकॉल क्या होता है, कि दोनों ही जैसे टीसीपी और एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, इंटरनेट की तरह ही इसका उपयोग होता है। सुरक्षित तकनीक की बात करेंगे तो डेटा की गोपनीयता के लिए दोनों हम लोग यूज करते हैं, इंक्रिप्शन और फायरवॉल दोनों यूज करते हैं। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन अक्सर एक्स्ट्रा नेट को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने के लिए वीपीएन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वीपीएन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
अगर आपसे पूछता है ARPANET क्या है, तो ARPANET जो है विश्व का पहला वैन है जो अमेरिकी सुरक्षा कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ERNET की बात करेगा तो भारत में शिक्षा के लिए समर्पित नेटवर्क हमारा ER नेटवर्क है। NIC नेट की बात करेगा तो भारत के जितने भी जिले हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग NIC नेट बोलते हैं। सी ब्रेन क्या है, भारत का पहला कंप्यूटर वायरस था जो 1988 में चेन्नई में देखा गया था। नेक्स्ट है बस। बस क्या होता है, कंप्यूटर के आंतरिक भागों में सिग्नल ले जाने वाला जो पथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बस बोलते हैं। यूज नेट क्या होता है, यूज नेट की बात करेंगे तो विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाला जो न्यूज ग्रुप प्रणाली है वो हमारा यूज नेट कहलाता है। ये आप इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा। इंटरनेट की बात करेंगे तो किसी संस्था की जो निजी नेटवर्क होता है उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। और एक्स्ट्रानेट वह निजी नेटवर्क जिसमें कुछ बाहरी लोगों को भी एक्सेस दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसको मैं जरूर बताऊंगा आपको। चलिए अब बात करते हैं हम लोगों का ट्रांसमिशन मीडियम की बात करेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडियम के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को मुख्य रूप से दो श्रेणी में बांटा गया है। तो इसमें एक हमारा गाइडेड मीडिया और एक हमारा हो गया अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया की बात करेंगे तो गाइडेड में हमारा क्या आएगा, हमेशा वायर्ड मीडिया आएगा। तो इसे वायर्ड या बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, वायर्ड या बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसमें डेटा एक भौतिक पथ यानी कि फिजिकल पथ यानी कि तारों के माध्यम से निर्देशित होकर के चलता है। जो भी हम उसको निर्देश करेंगे उस माध्यम से ये चलेगा। तो सबसे पहला इसमें आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा होता है, ठीक है। इसके अगर हम बात करें बनावट की तो इसमें तांबे के दो इंसुलेटेड तार आपस में लिपटे होते हैं। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, है ना, तांबे के दो इंसुलेटेड तार आपस में लिपटे होते हैं। ट्विस्ट करने से विद्युत चुंबकीय जो होता है हस्तक्षेप कम हो जाता है, क्रॉस टॉक कर देते हैं तो इसमें जो विद्युतीय चुंबकत्व होता है वो कम हो जाता है। यह लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे RJ45 कनेक्शन में इसका ही उपयोग किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल का। प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पे अनसील्डेड और सील्डेड दोनों तरह के आते हैं ये केबल। तो अनसील्डेड बात करेंगे तो सस्ती और सामान्य उपयोग के लिए होता है, और जो हमारा सील्डेड होता है वो हमारा बाहरी सोर्स से बचाने के लिए इसका सुरक्षित परत होता है, मतलब थोड़ा सा सिक्योर होता है ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो हमारा सील्डेड होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूसरा केबल कोएक्सियल केबल। ठीक है, इसमें केंद्र में एक तांबे का कंडक्टर होता है, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पे सेंटर कंडक्टर होता है, ठीक है, तांबे का होता है। इसमें केंद्र में एक तांबे का कंडक्टर होता है जिसके ऊपर इंसुलेशन, जालीदार ढाल और फिर बाहरी जैकेट होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से केबल टीवी नेटवर्क और पुराने बस टोपोलॉजीज वाले नेटवर्कों में किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टीवी केबल में कौन सा केबल यूज होता है, टीवी के लिए कौन सा केबल यूज होता है, तो वो हम लोग यूज करेंगे कोएक्सियल केबल। प्यारे बच्चों, चलिए इस तरीके से होता है हमारा, ये हमारा सेंटर कंडक्टर होता है, फिर ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक होता है, फिर यहाँ पे हमारा फॉयल सील होता है, फिर इसके ऊपर हमारा रेड होता है, उसके बाद हमारा जैकेट होता है, आउटर जैकेट होता है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से वो पूरा एक वायर बनता है। तीसरा हमारा है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, यह कांच या प्लास्टिक के बहुत पतले धागों से बनी होती है, यानी कि कोर से बनी होती है। इसमें डेटा जो होता है लाइट की तरंगों के रूप में चलता है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के सिद्धांत पर काम करती है। तो TIR के सिद्धांत पे कौन काम करता है? फाइबर ऑप्टिक केबल। यह सबसे तेज, और इसमें डेटा जो लॉस होता है बहुत कम होता है, अटेंशन बहुत कम होता है इसमें डेटा का। चलिए इसमें थोड़ा सा और है हमारे पास, ये केबल हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे इथरनेट केबल में, जो लैन केबल में अगर हम बात करेंगे तो एक हमारा CAT5 केबल होता है, CAT5E केबल होता है, CAT6 इस तरह के जो हमारे लैन केबल होते हैं
जो नेटवर्क में उपयोग होते हैं, RJ45 कनेक्टर में यूज होते हैं। ये सारे प्रकार हैं, कैट 5, कैट 6, कैट 7, ये हमारे सब लैन के प्रकार हैं। तो ये आप एक चीज याद रखिएगा, अक्सर कभी मतलब अगर पूछ लेता है तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनगाइडेड यानी कि वायरलेस मीडिया। तो इसे वायरलेस या अनबाउंडेड मीडिया कहा जाता है। इसमें देखिए, इसमें बाउंड्रीज नहीं होती है, बाउंडेशन नहीं होता, ये एयर में रहते हैं, इसलिए इसको अनबाउंडेड बोला जाता है। क्योंकि इसमें डेटा के लिए कोई भौतिक तार नहीं होता है। डेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हवा या अंतरिक्ष में फैलता है। इसमें जो सबसे पहला है हमारा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की बात करेंगे तो यह तरंगे सर्वदिशीय मतलब ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, मतलब किसी भी दिशा में जाती हैं, चारों तरफ ये ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, यानी सभी दिशाओं में फैलती हैं। जैसे हमारा AM या FM रेडियोज होता है, कार्डलेस फोन है, या पुराने वाईफाई मानकों पे ये जितने भी काम करते थे, ये हमारा रेडियो वेव्स के माध्यम में चलती थी। आज भी अगर FM वगैरह यूज करते होंगे तो आप रेडियो वेव्स के माध्यम से ही वो सिग्नल पकड़ता है, या कार्डलेस फोन जो होते हैं वो भी इस तरीके से बिहेव करती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये तरंगे एक सीधी रेखा में चलती हैं, लाइन ऑफ स्ट्रेट बोलते हैं इसको। माइक्रोवेव, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सीधी रेखा में चलने वाली तरंगों को क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव्स टेक्निक का इस्तेमाल या प्राकृत होती है। इसके लिए जो प्रेषक है, सेंडर है और रिसीवर है, एंटीना एक दूसरे के विकल्प सामने होने चाहिए, मतलब ये एंटीने के माध्यम से जाते हैं। जैसे मोबाइल फोन संचार की बात करें या सैटेलाइट संचार में बात करें तो ये हमारा माइक्रोवेव ही इस्तेमाल होता है। अब आजकल अगर वाईफाई भी लगता है तो अगर एंटीने वाला लगता है तो ये अटैच करना पड़ता है, एक एंटीना आपके यहाँ लगता है और दूसरा तो आपका वो टावर से आ रहा होता है कनेक्शन, तो एक सीधी रेखा में वो चलता है। चलिए, इस तरीके से आपने देखा होगा अपने आसपास गाँव के क्षेत्रों में भी ऐसा देखा होगा टावर, इसी तरीके से वो रहता है माइक्रोवेव। फिर आ जाता है हमारा इंफ्रारेड जो होता है, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया में। तो यह बहुत कम दूरी के संचार के लिए और ठोस बाधाओं जैसे दीवारों को पार नहीं कर सकती है, ये इंफ्रारेड की थोड़ी सी कमियां हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जैसे टीवी रिमोट, वायरलेस कीबोर्ड, ये माउस, इस तरह की जो चीजें होती है वो इंफ्रारेड में काम करती है। अगर एक दीवार के पार से आप चलाओगे तो ये नहीं चलती है, ठीक है, तो ये इंफ्रारेड में आ जाता है। फिर आ जाता है हमारा सैटेलाइट का कम्युनिकेशन होता है। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में एक एंटीना दूसरे एंटीना से ये सैटेलाइट के माध्यम से रिसीव करता है। चलिए, तो पृथ्वी के ऊपर जो होता है सैटेलाइट के माध्यम से संचार जो होता है, जो लंबी दूरी ग्लोबल कवरेज होता है इसका, टीवी या GPS या इंटरनेट, ये इन सब किसके फॉर्म में आते हैं, ये आते हैं हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आते हैं। कुछ यहाँ पे हम लोग तुलना भी देख लेते हैं, जैसे गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में। माध्यम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल केबल या तार का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे हमारा वेव और एयर का इस्तेमाल होता है, मतलब हवा का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें एक निर्देशित और सुरक्षित होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है खुले वातावरण में तो ये कम सुरक्षित होता है। दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पे केबल की लंबाई पर निर्भर करती है कि केबल कितना लंबा है। दूसरा, बहुत लंबी दूरी यानी कि सैटेलाइट के जरिए ये हमारा यूज हो सकता है। यहाँ पे केबल जितना लंबा आपका जाएगा उतना ही डेटा ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट, लागत की बात करें तो केबल बिछाने में महंगा पड़ता है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा सस्ता होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उदाहरण की बात करें तो लैन केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये हमारे गाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारा अनगाइडेड में, जिसमें हमारा क्या है वाईफाई और ब्लूटूथ और सैटेलाइट, ये तीन चीजें आती हैं। चलिए, एग्जाम की बात कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखिएगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा की गति सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की गति से चलता है। नेक्स्ट, अगर हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो वायरलेस नेटवर्क वाईफाई मुख्य रूप से IEEE 802.11 मानक का पालन करती है, इस प्रोटोकॉल पे वाईफाई चलती है। बाधा की बात करेंगे तो वायरलेस सिग्नल जो होता है मौसम और दीवारों से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि वायर्ड कनेक्शन अधिक स्थिर होते हैं। यानी कि मौसम अगर खराब हो जाएगा तो वायरलेस नेटवर्क क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वहां से नेटवर्क नहीं आ पाता है। कुछ यहाँ पे हम लोग MCQs भी देख लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह MCQs है।
जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब TIR के सिद्धांत पर काम करती है, तो ये आपको मैंने बताया कि वो हमारा यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लाइन ऑफ साइट, मतलब एक सीधी रेखा में कौन फॉलो करता है, तो किस मीडियम के लिए अनिवार्य शर्त है, वो है हमारा माइक्रोवेव। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स के लिए आपको एक सीधी रेखा लाइन ऑफ साइट की इस्तेमाल होती है। इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया का उदाहरण नहीं है, तो गाइडेड मीडिया का उदाहरण नहीं है आप यहाँ पे जानते हो, जिसमें हमारा केबल, अब देखो केबल तो गाइडेड मीडिया होते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, सीडेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो इस सारी चीजें हमारे क्या है गाइडेड मीडिया के एग्जांपल है, जबकि इंफ्रारेड क्या है अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का आता है वो है नेटवर्क ट्रोपोलॉजीज की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क ट्रोपोलॉजीज है क्या, ट्रोपोलॉजी देखिए मेन चीज ट्रोपोलॉजी का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर है, केबल है या अन्य डिवाइस जो है वो आपस में किसी भौतिक यानी कि फिजिकल लेआउट से में जुड़ते हैं, उस बनावट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रोपोलॉजीज, मतलब एक स्ट्रक्चर एक रूल के माध्यम से ही वो जुड़ते हैं। सरल भाषा के में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का जो एक तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोलॉजी। अब टाइप ऑफ ट्रोपोलॉजीज की बात करेंगे तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट टू पॉइंट ट्रोपोलॉजीज। पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे तो यह एक सीधा संचार माध्यम होता है, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक होता है जो केवल दो डिवाइस या नोड्स के बीच होता है। आसान भाषा में अगर हम समझे तो जब एक तार या सिग्नल केवल दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है और बीच में कोई तीसरा नहीं होता तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं। काम करने का अगर हम तरीके की बात करें तो इस लिंक में जो भी डेटा भेजा जाता है वह केवल उन दो डिवाइसों के बीच में ही रहता है। सेंडर और रिसीवर के बीच एक समर्पित एक डेडिकेटेड जो रास्ता है वो होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट के मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे यहाँ उदाहरण, सॉरी उद्देश्य नहीं कह रहे, उदाहरण की बात कर ले तो यहाँ पे सबसे पहला है ब्लूटूथ। जब आप अपने फोन को वायरलेस हेडफोन से जोड़ते हैं तो वह एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे जैसे रिमोट कंट्रोल है, तो टीवी और रिमोट के बीच एक इंफ्रारेड सिग्नल होता है, वो भी हमारा क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का काम करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी ट्रोपोलॉजीज आती है हमारी बस ट्रोपोलॉजीज। ठीक है, बस टोपोलॉजीज में बात करेंगे तो यहाँ पे जितने इस नेटवर्क में के सभी कंप्यूटर और डिवाइस एक ही मुख्य संचार लाइन या केबल से जुड़े होते हैं। इस मुख्य केबल को हम लोग बैकबोन केबल या ट्रंक कहा जाता है, मतलब जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो ऐसे ही यहाँ पे जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर है वो आपस में इस तरीके से बस के फॉर्म में जुड़े होते हैं। जैसे बस में हमारा एक सीधी लाइन होती है, वो सीधी लाइन की तरह यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो जब एक कंप्यूटर डेटा भेजता है तो वह डेटा पूरी केबल में फैलता है, मतलब अगर एक कंप्यूटर डेटा यहाँ से भेज रहा है तो ये पूरे केबल में फैलता है और हर कंप्यूटर के पास जाता है, लेकिन उसे केवल वही कंप्यूटर स्वीकार करता है जिसका पता उस डेटा पैकेट पर होता है, तो उस डेटा पैकेट पे वो चला जाता है। बस टोपोलॉजीज का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा मुख्य विशेषता की बात करें तो इसमें एक ही सेंट्रल केबल का उपयोग होता है जो आमतौर पर क्या होता है कोएक्सियल केबल होती है। ट्रांसमीटर की बात करें तो यहाँ केबल के दोनों सिरों पर ट्रांसमीटर लगे होते हैं, इनका काम सिग्नल को वापस टकराने से रोकना होता है। ड्रॉप केबल, मुख्य केबल से कंप्यूटर को जोड़ने वाली छोटी तार को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप केबल। उसके अलावा यहाँ पे होता है टी कनेक्टर। मुख्य केबल में कंप्यूटर जोड़ने के लिए टी आकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टी लगी होती है, टी कनेक्टर होता है, यहाँ से ये कनेक्ट करते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे सर्वर है, प्रिंटर है, वर्क स्टेशन है, लैपटॉप है, ये भी हमारा वर्क स्टेशन, ये भी वर्क स्टेशन, ये लैपटॉप, तो ये आपस में एक बस के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आप इतना पॉइंट याद रखिएगा, एक तो हमारा बैकबोन केबल, एक हमारा टर्मिनेटर क्या होता है, दूसरा हमारा ड्रॉप केबल क्या होता है, और इसमें टी कनेक्टर का काम क्या होता है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा बस टोपोलॉजीज के अंदर। फायदे और नुकसान की बात करें बस टोपोलॉजीज की, तो ये अगर यहाँ पे हम बात करें
एडवांटेजेस की तो कम खर्चीला होता है, इसमें केबल की खपत बहुत कम होती है, इसलिए यह सस्ती होती है। सरल स्थापना होती है, इसे सेटअप करना और नए कंप्यूटर जोड़ना बहुत ही आसान होता है। छोटा नेटवर्क होता है, छोटे ऑफिस या घर के नेटवर्क के लिए उपयुक्त होता है। नुकसान की बात करें यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है कि पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है कब, जब मुख्य बैकबोन केबल बीच से कट जाती है तो पूरे नेटवर्क तुरंत बंद हो जाता है। ट्रैफिक समस्या की बात करें, जैसे जैसे कंप्यूटर की संख्या बढ़ती जाती है डेटा टकराने यानी कि कोलिजन की संभावना से बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, नेटवर्क धीमा हो जाता है। दूरी की सीमा क्या बात करें तो बहुत लंबी दूरी के लिए यह प्रभावी नहीं हो क्योंकि सिग्नल कमजोर हो जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। चलिए कुछ यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो बस ट्रोपोलॉजीज में केबल के अंत में क्या लगा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टर्मिनेटर। ठीक है, अंत में यदि बस ट्रोपोलॉजी की मुख्य केबल खराब हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ये ऑप्शन से होता है। बस टोपोलॉजी में किस प्रकार की केबल का उपयोग सबसे अधिक होता है, तो आप बात करेंगे हमेशा कोएक्सियल केबल की बात करेंगे। तो बस टोपोलॉजीज में यूज होने वाला जो केबल है वो हमारा कोएक्सियल केबल है, सबसे अत्यधिक यूज होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे याद रखना है। जैसे यहाँ पे बैकबोन, तो किस टोपोलॉजी में एक मुख्य बैकबोन केबल होती है, तो आपको याद रखना है कि बस टोपोलॉजीज में। टर्मिनेटर का प्रयोग किस टोपोलॉजीज में होता है, तो आप याद रखिएगा बस टोपोलॉजीज में। इथरनेट, पुराने समय के इथरनेट नेटवर्क 10/2, 10/5 इसी टोपोलॉजीज पर आधारित थे। मतलब जब हमारा पुराने समय में जब इथरनेट का यूज होता था तो उसमें ये 10/2, 10/5 ये इसी बस टोपोलॉजीज पे ही काम करते थे। CSMA एंड CD की बात करेंगे तो बस टोपोलॉजी में डेटा टकराव को रोकने के लिए CSMA की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है CSMA CD। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछता है बिल्कुल आप। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टार ट्रोपोलॉजिस। तो स्टार ट्रोपोलॉजिस में एक केंद्रीय उपकरण मतलब सेंट्रल डिवाइस होता है जिसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर या अन्य डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं, या केंद्रीय उपकरण आमतौर पर इसको हम लोग हब या स्विच होता है। मतलब यहाँ पे एक सेंटर में डिवाइस लगा होता है इस तरीके का, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग हब या स्विच बोलते हैं, हब या स्विच। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि हब क्या है, स्विच क्या है। बनावट अगर हम इसकी बात करें तो इसकी आकृति एक स्टार जैसी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सारे कंप्यूटर ये इस तरीके से कनेक्टेड है स्टार के फॉर्म में, जहां केंद्र में हब या स्विच होता है और चारों ओर कंप्यूटर्स होते हैं यानी कि नोड्स होते हैं, कंप्यूटर को हम लोग नोड्स भी बोलते हैं। कनेक्शन की बात करेंगे तो प्रत्येक कंप्यूटर का केंद्रीय डिवाइस के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, लिंक होता है। चलिए स्टार टोपोलॉजीज कैसे काम करती है इस बात को समझते हैं। जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो वह सीधे उस कंप्यूटर को डेटा नहीं भेज सकता। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो सेंट्रल हब या स्विच के पास डेटा भेजता है, फिर वह केंद्रीय जो सेंट्रल हब है उस डेटा को सही रिसीवर तक पहुंचाने का काम करती है। अच्छा, फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला यहाँ पे है आसान प्रबंधन करना, मतलब इसमें नए कंप्यूटर जोड़ना या हटाना बहुत आसान होता है। रिलायबल की बात करें तो यह यदि एक कंप्यूटर या उसकी केबल खराब हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता है। फास्ट डिटेक्शन, मतलब अगर कोई चीज खराब हो जाता है तो उसका पता लगाना बहुत आसान होता है इसमें। नेक्स्ट है बेहतर प्रदर्शन की बात करेंगे तो बस टोपोलॉजीज की तुलना में इसमें डेटा का टकराव कम होता है, यानी कि कोलिजन कम होता है, आपस में डेटा टकराते नहीं और अपने स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्चुअली क्या है इसमें कि सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब या स्विच से जुड़े होते हैं, तो अगर स्विच या हब खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और दूसरी बात, इसमें हर कंप्यूटर के लिए अलग केबल की जरूरत होती है, इसलिए यह बस टोपोलॉजी से थोड़ा महंगा पड़ता है। हार्डवेयर की निर्भरता है, पूरे नेटवर्क की क्षमता जो होती है वो हब या स्विच की क्वालिटी पर निर्भर करती है, जितना अच्छा स्विच या हब होगा उतनी अच्छी नेटवर्क आपको मिलेगा इस केस में। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। सबसे पहला है कि स्टार टोपोलॉजीज में किस डिवाइस को हम इंटेलिजेंट हब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्विच को।
हब से बेटर होता है स्विच। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी की सबसे बड़ी कमी क्या है? स्टार टोपोलॉजी की सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर कंप्यूटर क्या हो जाता है, सेंट्रल हब अगर फेल हो जाता तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे उस ऑफिस और स्कूल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रोपोलॉजीज कौन सी है? तो वो होती है बस ट्रोपोलॉजी, सॉरी स्टार ट्रोपोलॉजीज, मतलब स्कूल और कॉलेजेस में इस्तेमाल होने वाली। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे याद रखिएगा किस ट्रोपोलॉजी में हब या स्विच का उपयोग अनिवार्य होता है, तो वो हमेशा स्टार ट्रोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे, क्या स्टार ट्रोपोलॉजीज में पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है? तो आप कहेंगे हाँ, हर नोड हर हब से एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाती है। आज के समय में लैन बनाने के लिए सबसे ज्यादा किस ट्रोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना स्टार ट्रोपोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा। इथरनेट, आधुनिक इंटरनेट, 100 बेस टी आदि स्टार टोपोलॉजीज का उपयोग करते हैं। तो ये जो लेटेस्ट इथरनेट है यहाँ पे 100 बेस टी, वो स्टार टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा अगला ट्रोपोलॉजीज है यहाँ पे रिंग ट्रोपोलॉजीज। तो एक बहुत ही अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन नेटवर्क व्यवस्था होती है ये हमारी रिंग ट्रोपोलॉजी। इसमें डेटा एक निश्चित रास्ते पर चलता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो रिंग ट्रोपोलॉजीज की सबसे पहली बात आती है कि परिभाषा, रिंग ट्रोपोलॉजीज होती क्या है? तो रिंग ट्रोपोलॉजीज में प्रत्येक कंप्यूटर अपने पास वाले दो कंप्यूटरों से जुड़ा होता है, जिससे एक बंद लूप या छल्ला बन जाता है, यानी कि सर्किल बन जाता है। इसमें कोई नो इंड मतलब अंत नहीं होता, यानी कि ये आपस में ऐसे गोल तरीके से, इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये एक कंप्यूटर क्या है, ये दो कंप्यूटरों से आपस में जुड़ा है। ये क्या है, ये इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा। तो ये क्या हो गया, एक पूरी रिंग एक बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई नो इंड नोड नहीं है, कोई इंड नोड नहीं है, ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो जो डेटा का फ्लो है इसमें डेटा केवल एक ही दिशा में चलता है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल, जैसे कि घड़ी की सुई चलती है उस डायरेक्शन में ये चलती है, चाहे इस तरीके से चलेगी और चाहे इस दिशा में चलेगी, तो एक डायरेक्शन में, एक दिशा में ये चलती है। इसमें हर कंप्यूटर एक रिपीटर की तरह काम करता है। जब इसके पास डेटा आता है तो वह उसे अगले कंप्यूटर को भेज देता है। तो यहाँ पे रिपीटर की तरह ये, जैसे अगर मान लीजिए इसको डेटा जाना है तो ये पहले इसको भेजेगा, फिर ये क्या करेगा, इसको डेटा सेंड कर देगा। तो ये टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो चलिए टोकन पासिंग सिस्टम को भी समझ लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी में डेटा भेजने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग होता है जिसे हम लोग टोकन कहते हैं। नेटवर्क में एक खाली टोकन घूमता रहता है, जिस कंप्यूटर को डेटा भेजना होता है वह उस टोकन को पकड़ लेता है और उसमें अपना डेटा और जो एड्रेस होता है प्राप्तकर्ता का वो डाल देता है। डेटा पूरे रिंग में घूमता है और जब वह सही कंप्यूटर के पास पहुंचता है तो वह उसे कॉपी कर लेता है और टोकन को फिर से खाली कर देता है। तो इस तरीके से वो टोकन पासिंग का सिस्टम चलता रहता है। फायदे की बात करेंगे, फायदे और नुकसान की। तो सबसे पहला रिंग टोपोलॉजीज में यहाँ पे हम बात करेंगे तो नो कोलिजन, यानी कि टोकन सिस्टम के कारण डेटा आपस में टकराता नहीं है। हर कंप्यूटर को डेटा भेजने का बराबर मौका मिलता है। तीसरा इसमें है सर्वर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए किसी केंद्रीय सर्वर या हब की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी तरह के सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है रिंग टोपोलॉजीज में। नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर एक फेल तो सब फेल। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो सारे के सारे इसमें पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। दूसरी बात, डेटा को मंजिल तक पहुंचने में के लिए बीच के सभी कंप्यूटरों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे देरी हो सकती है। बदलाव और कठिनाई की बात करेंगे तो चलते हुए नेटवर्क में नया कंप्यूटर जोड़ना या पुराना हटाना बहुत मुश्किल होता है, इसे पूरा रिंग टूट जाता है। अगर कोई भी आपको इसमें डेटा डालना हुआ, एक दूसरा कंप्यूटर अटैच करना हुआ, तो पूरी रिंग टोपोलॉजीज खराब हो जाती है, फिर उसको रीसेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है इसका। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा। अब आपसे पूछे किस टोपोलॉजीज में डेटा भेजने के लिए टोकन का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारा रिंग टोपोलॉजीज।
दूसरा बात करता है यूनिडायरेक्शनल का, तो किस ट्रोपोलॉजीज में डेटा केवल एक ही दिशा में बहता है तो उसको बोलते हैं रिंग ट्रोपोलॉजीज। MAU क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिंग ट्रोपोलॉजीज में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अक्सर मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जब भी आपको कंप्यूटर जोड़ना हुआ तो आपको MAU का इस्तेमाल करना पड़ता है। FDDI क्या होता है, यहाँ पे फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस रिंग टोपोलॉजीज का एक उन्नत उदाहरण है जो दो रिंग्स को आपका उपयोग करता है ताकि एक टूटने पर दूसरा काम करते रहे। यह है FDDI यानी कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। एक रिंग खराब होता है तो दूसरा अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ यहाँ पे MCQ देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे MCQ है कि रिंग ट्रोपोलॉजीज में डेटा के प्रभाव की दिशा कैसी होती है। तो वो आपको हमेशा याद है कि रिंग ट्रोपोलॉजीज में एक दिशा होता है यानी कि यूनिडायरेक्शनल वे होता है। नेक्स्ट है किस ट्रोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक रिपीटर के रूप में काम करता है, तो वो हमेशा रिंग ट्रोपोलॉजीज में हर नोड एक रिपीटर की तरह ही काम करता है। रिंग ट्रोपोलॉजीज में नेटवर्क की मुख्य कमी क्या है, यहाँ पे सबसे खराब बात यह है कि एक नोड फेल होने पे पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। चलिए नेक्स्ट, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि अगर परीक्षा में सर्कुलर या लूप शब्द आए तो हमेशा उत्तर रिंग ट्रोपोलॉजीज ही आप करिएगा। यदि सवाल आए कि कौन सी ट्रोपोलॉजी सबसे कम विश्वसनीय है तो उत्तर होगा आपका रिंग ट्रोपोलॉजीज, क्योंकि यह छोटी सी गलती पूरे नेटवर्क को ठप कर देती है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब हमारा जो सबसे लास्ट वाला ट्रोपोलॉजीज आता है और सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छा अगर हम ट्रोपोलॉजीज बात करें तो होता है हमारा मेश ट्रोपोलॉजीज। तो मेश ट्रोपोलॉजीज में नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर जो है वो हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। इसमें कोई सेंट्रल हब या सिग्नल बैकबोन केबल नहीं होता है, बल्कि तारों का एक जाल होता है यानी कि मेश होता है। इसमें हर डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे, मैंने चित्र नहीं बनाया, अच्छा यहाँ पे है, आप देखेंगे तो ये देखिए आपका हर कंप्यूटर, अगर यहाँ पे ये आपका नोड हो गया और हर नोड यहाँ पे किसी माध्यम से लाइन पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से एक मेश के फॉर्म में कनेक्टेड है तार के माध्यम से, तो यही हमारा मेश टोपोलॉजीज होता है। मेश टोपोलॉजीज अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल मेश और एक होता है हमारा पार्शियल मेश। जब हर एक नोड बाकी सभी नोड से जुड़ता है तो ये हम फुल मेश कहते हैं, या ये थोड़ा सा महंगा होता है और सुरक्षित होता है। पार्शियल मेश की बात करें तो जब कुछ नोड तो सभी से जुड़े होते हैं लेकिन कुछ केवल उन्हीं से जुड़े होते हैं जिससे सबसे ज्यादा डेटा शेयर करते हैं, तो इसको हम लोग पार्शियल मेश कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र के फॉर्म में देख सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये पहला दूसरा और दूसरा तीसरा ये आपस में सबसे कनेक्टेड है, पर ये दूसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, पांचवा छठे से, यानी कि दूसरे से चार, चौथा और दूसरे से छठा, ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे उसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं मेश टोपोलॉजीज के। तो सबसे पहला यहाँ पे फायदे की बात करेंगे तो अत्यधिक भरोसेमंद है ये। यदि एक लिंक या केबल खराब हो जाता है तो डेटा दूसरे रास्ते से भेजा जा सकता है, यानी कि पूरा नेटवर्क कभी फेल नहीं होता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होने के कारण डेटा केवल भेजने वाले और पाने वाले के बीच में ही रहता है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, हर कनेक्शन डेडिकेटेड होता है, इसलिए डेटा टकराने की समस्या भी इसमें नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे मेश टोपोलॉजीज की, तो बहुत महंगा होता है, इसमें केबल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है जिससे खर्चा बढ़ जाता है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इंस्टॉलेशन करने में। इसमें सारे तारों को जोड़ना और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, हार्डवेयर की जरूरत होती है, हर कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, बाकी कोई इसमें डिसएडवांटेजेस नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे बात कर रहा है कि किस ट्रोपोलॉजीज में हर नोड के बीच एक डेडिकेटेड लिंक होता है, तो वो आप याद रखिएगा मेश ट्रोपोलॉजी। 6 कंप्यूटरों वाले एक फुल मेश नेटवर्क में कुल कितने फिजिकल लिंक्स होते हैं, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, इस तरीके से आप याद रखिएगा।
अगर आपको 6 कंप्यूटर वाले एक फुल मेश नेटवर्क में कुल कितने फिजिकल लिंक्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से करिएगा। जैसे यहाँ पे 6 कंप्यूटर 6 और 6 माइनस 1/2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 6 गुणे 5 और बटे 2, 2 तिया 6, 3 और इस तरीके से आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी अगर 8 कंप्यूटर है तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आप निकाल सकते हैं कि कितने फिजिकल लिंक्स उसमें अटैच होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मेश टोपोलॉजीज का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उच्च लागत और जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, बस इतना ही इसका नुकसान है, बाकी और कोई नुकसान नहीं है। एग्जाम टिप्स की बात करेंगे, यदि प्रश्न आए कि सबसे अधिक रिलायबल टोपोलॉजीज कौन सी है तो हमेशा उत्तर कौन सा होगा, मेश टोपोलॉजीज। मेश टोपोलॉजीज का उपयोग अक्सर कहाँ होता है तो वो हमेशा वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन में और इंटरनेट की मुख्य लाइनों में किया जाता है, ताकि बैकअप रास्ता हमेशा उपलब्ध रहे, कोई भी चीज खराब हो तो उसका एक बैकअप तैयार हो। तो ये सारी चीजें होती हैं मेश टोपोलॉजीज के बारे में। चलो नेक्स्ट यहाँ पे एक टोपोलॉजीज आती है हाइब्रिड टोपोलॉजीज, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज जैसे स्टार बस, बस रिंग, स्टार बस को आपस में जोड़ा जाता है तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजीज, ठीक है। यदि एक ऑफिस में स्टार टोपोलॉजीज का उपयोग हो रहा है और दूसरे विभाग में बस टोपोलॉजीज का, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजीज, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजीज कैसे कार्य करता है। तो यह टोपोलॉजी अपनी इच्छा अनुसार और जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है। इसमें किसी एक टोपोलॉजीज की खूबियों को दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, या आमतौर पर बड़े संस्थानों में देखी जाती है जहां अलग अलग विभागों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग चीजों को व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कहीं आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बस टोपोलॉजीज है, यहाँ एक स्टार टोपोलॉजीज है, यहाँ एक रिंग टोपोलॉजीज है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश होता है उसको हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजीज के नाम से जानते हैं। फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसमें जरूरत के अनुसार कितना भी आपको बड़ा किया जा सकता है, मतलब जितना जरूरी है उतना आप बड़ा कर सकते हो। भरोसेमंद की बात करें, रिलायबल की बात करें तो इसमें खराबी, फॉल्ट का पता लगाना आसान होता है, क्योंकि नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांट कर चेक किया जा सकता है, या बहुत बड़े नेटवर्क और भारी ट्रैफिक को संभालने में सक्षम होते हैं। नुकसान की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि जटिल डिजाइन होता है, अलग अलग टोपोलॉजीज को मिलाना तकनीक रूप से थोड़ा सा कठिन काम होता है। इसमें हब, स्विच, राउटर और बहुत सारे तारों की जरूरत होती है, जिससे बजट बढ़ जाता है। मेंटेनेंस की बात करें तो इसे मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट नेटवर्क इंजीनियर की आवश्यकता होती है, इसके रखरखाव को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ उपयोगी पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 या अधिक टोपोलॉजी के मिश्रण को क्या कहते हैं, उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजीज। स्केलेबिलिटी की बात करेंगे तो किस टोपोलॉजी को सबसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है, उत्तर होगा हाइब्रिड टोपोलॉजीज के। इंटरनेट के खुद एक बहुत बड़ा हाइब्रिड नेटवर्क है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के अलग अलग टोपोलॉजीज वाले नेटवर्क जुड़े होते हैं, तो इंटरनेट खुद भी एक हाइब्रिड नेटवर्क होता है। अब चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टार और बस टोपोलॉजी के संयोजन से बनने वाली टोपोलॉजीज क्या है। तो जब भी मिक्स की बात आएगी तो हमेशा हाइब्रिड ही हम लोग देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा कह रहा है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है। तो आपका ये थोड़ा सा क्या होता है, ये लचीला और स्केलेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य लाभ हम इसको बोल सकते हैं। इसमें कौन सा नेटवर्क हाइब्रिड टोपोलॉजी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का सबसे बड़ा उदाहरण जो है हमारा इंटरनेट है, ये आप याद रखिएगा। चलिए एग्जाम टिप में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ट्री टोपोलॉजीज, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आगे चल के ट्री टोपोलॉजीज के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ट्री टोपोलॉजीज भी हाइब्रिड का ही एक प्रकार होता है, जैसे बस और स्टार। लेकिन हाइब्रिड में कोई भी 2 टोपोलॉजी मिल सकती है। यदि परीक्षा में कॉम्प्लेक्स या स्केलेबल शब्द का उपयोग किया जाए तो अक्सर आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ही उसको आंसर करिएगा जब भी कॉम्प्लेक्स की बात आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा
ट्री ट्रोपोलॉजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग की एक ऐसी संरचना है जो यहाँ पे हायरार्किकल फॉर्म में काम करती है, हायरार्किकल रूप में होती है। इसे अक्सर हम लोग नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि यह दो या दो से अधिक ट्रोपोलॉजीज का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्री ट्रोपोलॉजीज के बारे में। तो ट्री ट्रोपोलॉजी जो होता है वो बस और स्टार ट्रोपोलॉजीज का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें एक मुख्य बैकबोन केबल होती है, बस जिसे स्टार नेटवर्क जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बस टोपोलॉजीज की तरह ही होते हैं ये जो बैकबोन केबल होते हैं। इसकी आकृति जो होती है वो एक पेड़ के समान होती है, जिसमें एक मुख्य तना यानी कि बैकबोन होता है, इसे कई शाखाएं जैसे स्टार नेटवर्क्स निकली होती हैं। अभी आगे चल के हम लोग उसको देखते हैं। इसमें कंप्यूटर अलग अलग स्तरों पर जुड़े होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है रूट होता है और उसके नीचे अन्य नोड्स होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से ट्री ट्रोपोलॉजीज का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए एक आपका यहाँ पे एक पीसी सर्वर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक हब लगा हुआ है और अलग अलग यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार ट्रोपोलॉजीज यहाँ पे स्टार नेटवर्क है। ये इस तरीके से सारे चीजें एक लाइन में यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है बैकबोन केबल है। ये हमारा बैकबोन केबल, ये बैकबोन और ये हमारे बैकबोन केबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा का प्रभाव एक पदानुक्रम में होता है। यदि सबसे ऊपर का नोड डेटा भेजता है यानी कि रूट नोड होता है और नीचे के सभी शाखाओं तक पहुंचता है, या बड़े संगठनों के सबसे उपयुक्त होता है जहां विभिन्न विभागों को एक मुख्य सर्वर से जोड़ना होता है। तो वहां पे हम लोग ट्री ट्रोपोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो की जाती है जिसमें रूट नोड होता है, उसके नीचे सभी नोड्स आपस में लगे होते हैं। चलिए इसके फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। इसमें फायदे सबसे पहले देखते हैं। इसमें फायदा क्या है कि विस्तार में आसान, मतलब स्केलेबल में ये बहुत इजी होता है। इसमें नए स्टार नेटवर्क या नोड्स जोड़ना बहुत आसान होता है, बस मुख्य केबल को बढ़ाना होता है। आसान प्रबंधन की बात करेंगे तो चूंकि नेटवर्क समूह क्लस्टर में बटा होता है, इसलिए किसी विशेष हिस्से में खराबी का पता लगाना आसान होता है, क्योंकि अलग अलग समूह में बटे होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक स्टार नेटवर्क के खराब होने से दूसरे स्टार नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये खराब हो जाता, एक ये यहाँ पे खराब हो जाता, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये सारी सुविधाएं मिल जाती है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी आसान पड़ जाता है। नुकसान यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैकबोन पर निर्भरता है। यदि मुख्य बैकबोन केबल टूट जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, जो हमारा रूट से कनेक्टेड है, ठीक है। महंगा और जटिल, इसमें बहुत अधिक केबल और हब स्विच की आवश्यकता होती है, इसलिए लागत, इसकी रखरखाव बढ़ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसे सेटअप करना बस और स्टार टोपोलॉजीज की तुलना में अधिक कठिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि बस और स्टार टोपोलॉजीज के मेल को क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजीज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हायरार्की की बात करते हैं तो किस टोपोलॉजीज में डेटा जो है पदानुक्रम रूप में व्यवस्थित होता है, तो ट्री टोपोलॉजीज में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसका उपयोग अक्सर वाइड एरिया नेटवर्क या बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में अलग अलग मंजिलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कॉर्पोरेट ऑफिस में जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम इस टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है एमसीक्यू कि ट्री टोपोलॉजीज किन दो टोपोलॉजीज का मिश्रण है, तो आप याद रखिएगा कौन कौन से, बस और स्टार टोपोलॉजीज का। दूसरा कह रहा है ट्री टोपोलॉजीज की मुख्य केबल को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे किस टोपोलॉजी में डेटा का प्रभाव पेरेंट्स और चाइल्ड संबंध रखता है। एक ट्री जो रूट होता है उसको हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, उसके नीचे जितने भी नोड होते हैं उनको हम चाइल्ड बोलते हैं, तो वो हमेशा ट्री टोपोलॉजीज में यूज होता है। कुछ एग्जाम टिप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ट्री टोपोलॉजीज को हायरार्किकल टोपोलॉजीज भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में सवाल आए कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों को जोड़ने के लिए सबसे अच्छी टोपोलॉजीज कौन सी होती है, यहाँ याद रखिएगा कि बड़ी यूनिवर्सिटी या विभिन्न विभागों को जोड़ने के लिए तो हमेशा जो अच्छी टोपोलॉजीज होगी वो ट्री टोपोलॉजीज होती है। तो नेटवर्किंग की दुनिया में अब हम बात करेंगे OSI और TCP मॉडल जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और इन्हें नेटवर्किंग की रीढ़ भी कहा जाता है।
तो नेटवर्किंग की जो रीढ़ है वो है हमारा OSI मॉडल। तो आइए हम OSI मॉडल को भी समझ लेते हैं, और ये हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिएगा, सबसे पहला है यहाँ पे OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल होता है जिसे है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा 1984 में विकसित किया गया। यह बताता है कि एक नेटवर्क में डेटा एक दूसरे कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है। तो ये एक नेटवर्क तक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा पहुंचने का तरीका है वो पूरा एक्सप्लेन करता है OSI मॉडल। तो यहाँ पे कुछ 7 परतें होती हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लिंक लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसमें पांचवा हमारा सेशन लेयर, छठा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, और हमारा नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो बीच की कड़ी है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, यहाँ आकर के इतना आएगा, फिर यहाँ से ये काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं फिजिकल लेयर को। तो डेटा को बिट्स यानी कि 0 और 1 और बिजली के संकेतों में बदलती है, ये हमारा कौन करता है, फिजिकल लेयर। हब केवल यहाँ काम करते हैं। फिर डेटा का फ्रेम्स जो होता है, डेटा को फ्रेम्स में बांटती है, अलग अलग फ्रेम्स में, और एरर चेक करती है, यानी कि स्विच और NIC यहाँ होते हैं, और वो हमारा डेटा लिंक काम करता है। अगर डेटा को छोटे छोटे फ्रेम्स में बांटने का काम कौन करती है, डेटा लिंक लेयर। डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता रूट चुनती है, वो होता है हमारा नेटवर्क लेयर। यहाँ पे जो काम करते हैं वो है राउटर और IP एड्रेस काम करते हैं। यानी कि पहले लेयर पे स्विच और हब काम करते हैं, हब केवल यहाँ पे काम करते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे हमारा स्विच और NIC काम करता है। नेटवर्क लेयर पे हमारा राउटर एंड IP काम करता है। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, डेटा को सही सलामत और सही क्रम में पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। यहाँ पे TCP और UDP प्रोटोकॉल काम करते हैं। सेशन लेयर का काम कहता है दो कंप्यूटर के बीच जो संबंध है, कनेक्शन बनाती है और उसे समाप्त करती है। सेशन लेयर मतलब कितने देर तक उसको एक्सेस दे देती है और कुछ टाइम के बाद उसे डेडलॉक कर देती है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, तो डेटा को सही फॉर्मेट जैसे JPG, MPG, इंक्रिप्टेड में उसको बदलती है। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, वह परत जिसे यूजर सीधे जुड़ता है, जैसे क्रोम के माध्यम से, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से वो यूजर जुड़ता है, तो वो हमारा एप्लीकेशन, जहां पे हम डेटा को अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम उस चीज को समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे हेलो मैसेज करते हैं, तो यह मैसेज कैसे पहुंचता है, तो ये OSI मॉडल उसको समझाता है। ठीक है, कैसे जाना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, नीचे से आप समझिएगा, है ना। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, यूजर्स लेयर होता है। आप व्हाट्सएप खोल करके क्या टाइप करते हो, हेलो टाइप करते हो, ये हमारा क्या हो जाता है, यूजर इंटरफेस, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, यहीं पे होता है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उसको सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, उसको इनक्रिप्ट करता है, आपका मैसेज जो है इनक्रिप्ट हो जाता है, फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाट्सएप में इंड टू इंड इनक्रिप्शन होता है। फिर अब वो क्या करता है, सेशन लेयर यानी कि कनेक्शन बनाता है। तो आपका और आपके दोस्त का कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है, सेशन लेयर। सेशन स्टार्ट होता है और कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है सेशन लेयर के अंदर। उसके बाद हमारा जो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, तो मैसेज को क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, टोकन्स में, यानी कि छोटे छोटे चीजों में वो बांट देता है, तो वो हमारा रिलायबल चेक हो जाता है, सही क्रम में भेजने का काम यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पे कौन काम करता है, TCP और UDP का काम हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है नेटवर्क लेयर में हो जाता है, मैसेज को सही रास्ते से भेजा जाता है। ठीक है, IP एड्रेस का उपयोग होता है, यहाँ पे राउटर डिसाइड करता है ये रास्ता, तो नेटवर्क लेयर यहाँ काम कर रहा होता है। फिर आ जाता है हमारा डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर क्या है, वो फ्रेम बनाता है, एरर चेक होता है, तो वो लोकल नेटवर्क में मैक एड्रेस से पहचानता है। अगर आपके लोकल एड्रेस में, तो हर कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है, उससे वो पहचान जाता है। फिर हो जाता है हमारा फिजिकल लेयर पे, तो डेटा 0 और 1 में बदलकर वाईफाई केबल से भेजा जाता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया सेंडर साइड में, ठीक है, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप जो ये सेंडर, ये मैसेज कैसे पहुंचता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब रिसीवर साइड में हमारा सीधे उल्टा चला जाएगा, ठीक है। अब आपके दोस्त पर फोन की बात उल्टा प्रोसेस, ये रिसीवर साइड की बात करेंगे तो सिग्नल, डेटा एंड प्रोसेस, और आखिर में हमें हेलो दिख जाता है। तो इस तरीके से ये जो उल्टा प्रोसेस पूरा होकर के हमारा चीजें हमको दिख जाती हैं, यही हमारा प्रोसेसिंग होता है। ये OSI मॉडल का पूरा काम होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा 1-2 बार। OSI मॉडल में लगभग एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेता है, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा इस बातों को। और ये जो नाम है ना कि OSI मॉडल में ये 7 आते हैं और इनमें से कौन नहीं आता है, इस बात से भी प्रश्न पूछ सकता है कि OSI मॉडल में इनमें से कौन सा लेयर नहीं आता है। तो आप इस बात को गौर से पढ़िएगा कि ये सारे लेयर हमको याद हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो होता है हमारा TCP और IP मॉडल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल मॉडल होता है जिसे इंटरनेट के लिए बनाया गया था, और आज पूरा जो इंटरनेट है इसी मॉडल पर आधारित है। तो इसमें मुख्य रूप से 4 परतें होती हैं। देखिए कोई चीज मैसेज रिसीव करने में वो हमारा OSI मॉडल काम करता है, और नेटवर्क की बात करेंगे तो नेटवर्क में हमारा TCP IP मॉडल काम करता है। तो इसमें 4 परतें होती हैं, जैसे उसमें 7 लेयर है, इसमें हमारे पास 4 लेयर। तो पहला इसमें है नेटवर्क एक्सेस लेयर, या OSI की फिजिकल और डेटा लिंक लेयर का मिश्रण होता है। उसके बाद हमारा आता है इंटरनेट लेयर, या OSI के नेटवर्क लेयर के समान होता है, और इसका मुख्य काम IP एड्रेस और राउटिंग करना होता है। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका काम होता है यह डेटा ट्रांसफर की विश्वसनीयता तय करता है कि कहाँ पे डेटा जाना है। और लास्ट में हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर, और यह OSI की सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन तीनों लेयर के समान होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान पे रखना है कि ये सारी चीजें जो एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क अगर TCP IP मॉडल में जो एप्लीकेशन लेयर है वो किन लेयरों से मिलकर बना हुआ है OSI के, वो सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर से मिलकर बनाई गई है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें OSI मॉडल की और TCP IP मॉडल की, तो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं और इसमें टोटल 4 लेयर होते हैं। ये हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, और ये इसका जो होता है ये थोड़ा सा व्यवहारिक होता है, ठीक। और इसका जो विकास है ISO द्वारा किया गया है, ठीक है, जो हमारा OSI मॉडल है, और इसका जो विकास किया गया है वो DoD द्वारा, मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे लोकप्रियता की बात करेंगे तो केवल सीखने के लिए उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे ये इंटरनेट का आधार है TCP IP मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इसका क्रम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कुछ चीजें ऐसे क्रम में, जैसे प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे। तो ये एक शॉर्टकट है कि आपको ये जो OSI मॉडल है कैसे याद रखना है। तो प्लीज का मतलब हो गया फिजिकल, और डू नॉट का मतलब हो गया डेटा लिंक नेटवर्क, थ्रो का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट, सॉसेस का मतलब हो गया सेशन, पिज्जा का मतलब हो गया प्रेजेंटेशन, और अवे का मतलब हो गया एप्लीकेशन। तो इस तरीके से एक शॉर्टकट है, वो आप बना करके याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का एक तरीका है। राउटर किस लेयर पे काम करता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा राउटर जो होता है नेटवर्क लेयर पे काम करता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी चीजें किस सेशन पे क्या क्या काम करती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर यहाँ पे बात करें IP एड्रेस, तो IP एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, तो हमेशा नेटवर्क और इंटरनेट लेयर पे काम करता है। स्टैंडर्ड नेटवर्क की बात करेंगे तो इंटरनेट किस मॉडल को फॉलो करता है, तो हमेशा TCP और IP मॉडल्स को फॉलो करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ MCQs क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे देखिए OSI मॉडल में कितने परतें होती हैं, तो आपको 7 परतें होती हैं। HTTP प्रोटोकॉल किस लेयर पे कार्य करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। चलिए TCP IP मॉडल की इंटरनेट लेयर OSI मॉडल की किस लेयर के बराबर है, तो वो हमेशा नेटवर्क लेयर के बराबर है। तो TCP IP की जो इंटरनेट लेयर है वो हमेशा नेटवर्क लेयर के OSI के नेटवर्क लेयर के बराबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI मॉडल का हार्ट बोला जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ OSI कहा जाता है,
क्योंकि यह ऊपरी और निचली लेयर के बीच की कड़ी होती है, यानी कि इसके ऊपर 3 और इसके नीचे 3, यानी कि यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डेटा यूनिट की बात करेंगे तो फिजिकल लेयर पर बिट्स, डेटा लिंक पर फ्रेम, नेटवर्क पर पैकेट और ट्रांसपोर्ट पर सेगमेंट हम किसको बोलते हैं, डेटा यूनिट्स को बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि फिजिकल लेयर पे डेटा यूनिट को हम लोग बिट बोलते हैं, नेटवर्क लिंक पर फ्रेम बोलते हैं, नेटवर्क पर हम लोग पैकेट बोलते हैं और ट्रांसपोर्ट पर हम उसको सेगमेंट बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, 2-3 बार आप लिख करके पढ़िए ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।